हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी म्यूज़ियम एंड म्यूज़ियोलॉजी के सब्जेक्ट को समझने वाले हैं और जो कि हमारे एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका पेपर भी होगा। ये हमारे सैक का सब्जेक्ट है, जिसके सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4 कोई भी स्टूडेंट हो वो देख सकता है। उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और ये SOL हो या रेगुलर स्टूडेंट हो, दोनों के एग्ज़ाम में हो सकता है ये, और दोनों में आता भी है। तो आप देख सकते हैं आने वाला एग्ज़ाम इसी के ऊपर है। ये 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें हम थोड़ा इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस यहाँ पे इंग्लिश में दिखाया जा रहा है, बट ये जो हम वीडियो है वो हिंदी में है। इसमें हिंदी में बनाया जाएगा, कंटेंट पूरा है। अगर आपको इंग्लिश में समझना हो तो आप कमेंट में डालें आपको, और हमारे या टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए सिलेबस आपका ये पूरा है। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 दे रखी है, और आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में पूरा पाठ्यक्रम यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम है। आप ये पाठ्यक्रम को देखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं जो कि 1 शॉट वीडियो है, तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और आप एग्ज़ाम में आराम से जा सकते हैं इसको देखकर, निश्चित भाव से। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें हम पहले थोड़ा PYQ के बारे में देख लीजिए। PYQ में पहले क्वेश्चन आ रखे हैं 3-4 ऐसे क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम पूरा आपका देखिए, ये 30 मार्क का पेपर रहने वाला है। 30 मार्क का पेपर रहेगा और 1 ड्यूरेशन रहेगी, 1 आवर की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने होंगे, आप 2 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इसमें देखिए ना, आपको यहाँ पे कुछ शॉर्ट में भी दिया जाएगा, शॉर्ट नोट्स में भी दिया जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी कि 2 लिखो, और बाकी ऊपर भी 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट नोट्स भी होगा लास्ट वाले में। तो शॉर्ट नोट्स ना ही करें, क्योंकि देखिए उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ सकता है, 2 या 3 पन्ने भी लिखने पड़ सकते हैं। तो आप एक ही पॉइंट में अगर 2 पन्ने लगते हैं, और एक ही अगर मान लीजिए आपने उन पॉइंट की जगह पर एक क्वेश्चन उठाया, तो आपको उसमें क्या कम सोचना पड़ेगा और लिख सकते हैं। तो आपको कोशिश करना कि आपको टिप्पणी में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टिप्पणी में क्या है, थोड़ा ज़्यादा समय चले जाएगा। 2 टिप्पणी करनी होगी तो आपको 3 क्वेश्चन के बराबर ही हो गया काम। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपका हाथ तेज़ है तो आप कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये पहला MCQ था। इस MCQ में देखिए, ये सॉरी MCQ नहीं, PYQ। यहाँ पे पहले PYQ कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। आपको ये टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। ये दूसरा PYQ है, ये भी वही है, सेम है, उसी ईयर के हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन है थोड़े से, ये थोड़ा। ठीक है, इवनिंग और मॉर्निंग का फ़र्क पड़ जाता है, बस यही वही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे यूनिट 1 में इसकी परिभाषाओं को, म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी की जो परिभाषा है उसको दे रखा है। थोड़ा म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी की जो परिभाषा है ये तो समझ लीजिए। देखिए, म्यूज़ियम का मतलब क्या होता है। म्यूज़ियम का मतलब मैं जितना समझ सकता हूँ, उसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह है पर्टिकुलर, जहाँ पर आपको एक देश, एक क्षेत्र, एक एरिया की, या फिर किसी पर्टिकुलर कोई जगह है, या किसी पर्टिकुलर किसी एक फील्ड की आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैथ है, मैथ एक सब्जेक्ट है। अगर मैथ से रिलेटेड आपको मान लीजिए एक बुक है, उस बुक में या फिर एक कमरा है, एक लाइब्रेरी है प्रॉपर उसके लिए बना दी जाए, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ मिल जाएगी, या हिस्ट्री है। तो इसमें क्या है कि आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह जाके मिल जा रही है। तो ये क्या है, एक तरह से वो मैथ का म्यूज़ियम है, मैथ की जगह है ना, ये है। तो वैसे ही क्या है कि हर चीज़ के लिए म्यूज़ियम बनाए जाते हैं। अब जैसे हमारी जैसे पहनावा है, हमारा सभी का पहनावा हो गया, हमारे कल्चर हो गया, हमारे पेंटिंग बनाना हो गया, ये सब कुछ क्या है, हमारे कल्चर में आता है। हमारे कल्चर के लिए भी एक पूरे प्रॉपर म्यूज़ियम बनाया जाता है। ऐसे ही हमारे हेरिटेज होते हैं, जैसे कि हमारे ऐसे कोई सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के ऊपर भी कोई ना कोई जैसे कि मैं मानता हूँ हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन है, हमारी मोहनजोदड़ो एक सिविलाइजेशन है। ठीक है, ऐसे हमारे, तो ये सभी क्या है, सिविलाइजेशंस हैं, इनके ऊपर भी म्यूज़ियम्स प्रॉपर बने हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें मिली हैं उनको रखा है। आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर इन्हें प्रॉपर सुरक्षा में रखा जाता है। वहाँ पे इन्हें लाइटनिंग वगैरह हो गया, इस तरह की लाइट दी जाती है ताकि इनका रंग ना उतरे। ठीक है, और वहाँ पे इनकी प्रॉपर सफाई होती रहती है, ताकि ये जैसे अब पहले थे वैसे की वैसी हालत में रहें, इन्हें कोई नुकसान ना हो, इसलिए इनको बनाए रखने के लिए ऐसा काम किया जाता है। तो ये प्रॉपर ऐसी जगह है। ठीक है, आप आराम से, अगर आपने कभी म्यूज़ियम नहीं देखा तो आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में नेशनल म्यूज़ियम नाम से
एक म्यूज़ियम है, उसमें जाके देख लें, ठीक है। और वहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी और मिल सकती है, ठीक है। और बाकी अन्य म्यूज़ियम्स भी हैं, वहाँ जाइए, और बहुत सस्ता है, 20 रुपये का तो है। 20 रुपये आपको टिकट लगती है, इंडियन है तो। और बाकी अगर अन्य कोई कंट्री से हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है, 100-150 ऐसा कुछ है, थोड़ा और ज़्यादा भी है तो दे सकते हैं। और बाकी इंडियन है तो इंडियन में आपको बहुत फ़ायदेमंद है, जाइए आराम से, 20 रुपये में कुछ नहीं होता, आइसक्रीम खा जाता है इतने की। तो हम आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा समझने वाले हैं संग्रहालय की परिभाषा को। संग्रहालय का मतलब क्या होता है? संग्रहालय एक ऐसा संस्थान होता है जो कलात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व की वस्तुओं को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, उनका अध्ययन करने और प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह ज्ञान और स्मृति का भंडार होता है जो लोगों को सीखने, सोचने और आनंद लेने का अवसर देता है, ठीक है। यह एक ऐसा संस्था, एक ऐसी जगह है, इंस्टीट्यूट है एक ऐसा, जहाँ पर आप जाते हो तो आपको सोचने के बारे में, भाई कि ये कैसे आया, कैसे बना होगा, इसके बारे में सोचने के लिए, आपको कुछ सिखाने की, आपको जोड़ने की, ये आपको प्रेरित करता है। अगर मान लीजिए आप नेशनल म्यूज़ियम में जाते हैं तो नेशनल म्यूज़ियम देखिए, एक तरह से नेशनल म्यूज़ियम है ना, क्या होता है कि आपके डाइवर्सिटी को दिखाने का होता है, एक कंट्री की डाइवर्सिटी को दिखाने का। अगर देखनी है आपको तो आप वहाँ जाकर नेशनल म्यूज़ियम्स में देख सकते हैं। नेशनल म्यूज़ियम्स में क्या होता है, सभी छोटे छोटे म्यूज़ियम्स को मान लीजिए, छोटे छोटे म्यूज़ियम से छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, उन सभी से थोड़ा थोड़ा सा ना कंट्रीब्यूशन लेते हैं उन चीज़ों का। जैसे कि कलात्मक वाले माने आर्ट्स म्यूज़ियम्स में ले लिया, या फिर अन्य और म्यूज़ियम्स हैं, जैसे कि है ना, हड़प्पा सभ्यता का कोई म्यूज़ियम बना रखा है तो वहाँ से ले लिया, कोई स्टेट का कोई म्यूज़ियम अन्य तो उधर से ले लिया। सभी म्यूज़ियम में थोड़ा सामान ले लेते हैं और अपने स्टेट नेशनल म्यूज़ियम में रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि वहाँ पे जब लोग आते हैं तो अगर नेशनल म्यूज़ियम्स में अगर जाकर कुछ देखना चाहते हैं कि भाई इस देश में है क्या, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर उसे प्रॉपर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए, मान लो उसे स्तूप के बारे में समझना है, या फिर उनको चोला वंश के बारे में समझना है ना, या फिर अन्य किसी और चीज़ की, मुग़लों के बारे में समझना है, तो वो प्रॉपर उनके जो म्यूज़ियम्स बनाए गए हैं वहाँ जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो ये है। अब हम आगे समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM के अनुसार संग्रहालय एक गैर लाभी स्थायी संस्था है जो समाज और उसके विकास की सेवा में कार्य करती है। यह जनता के लिए खुली होती है और मानवता की मूर्त और अमूर्त धरोहर को शिक्षा, अध्ययन और आनंद के उद्देश्य से एकत्र करती है, संरक्षित करती है और शोध करती है, संप्रेषित करती है और प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये इसका काम होता है, उसके बारे में जानना, समझना, संरक्षित करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। इसके बारे में संचार वगैरह करते रहना, इन लोगों को इससे जोड़ते रहना, ठीक है, ये इसका काम होता है। आगे देखिए, आगे इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आ रखा है इसमें भूमिका, या फिर हम बोल सकते हैं विशेषता के बारे में पूछा गया है। संग्रहालय की विशेषताएं या इसकी भूमिका क्या क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसकी पहला है कि ये गैर लाभी संस्था है। देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं खोली गई है। इसका मेन उद्देश्य लोगों को मतलब कि जोड़ना है, इससे उनको कुछ समझाना है, सिखाना है, ये इसका उद्देश्य होता है। इसमें हमारी संस्कृति हो गई, शिक्षा हो गई, इसके बारे में बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है और इसके बारे में लोगों को पता करवाना है कि ये है क्या, ये है, ठीक है। ये स्थायी होती है। देखिए, स्थायी का मतलब यहाँ की ये है कि भाई इसे हटाया नहीं जा सकता, जा सकता है पर हटाया नहीं जाता है, लंबे समय तक एक ही जगह पर रहती है। जैसे कि अगर मैं 1814 का जो म्यूज़ियम है ना, कोलकाता का म्यूज़ियम, वो अभी तक वहीं पे है, उसको हटाया नहीं गया। तो ये भी स्थायित्व की बात बताता है कि स्थायित्व है यहाँ पे ना, फिक्स है ये। अब देखिए, समाज की सेवा में ये क्या है, ये शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक समझ को बढ़ावा देता है। यहाँ पे समाज के लिए बनाया गया है, समाज की शिक्षा को और संस्कृति को, सामाजिक दृष्टि को, इनको बढ़ाने की बात की गई है। जनता के लिए खुला होता है, यहाँ पे जनता कभी भी जा सकती है, कभी मतलब ऐसा कोई प्रॉपर समय होता है इसका, यहाँ पे मतलब कि मंडे को बंद रहता है तो बाकी दिन खुला रहता है, तो आप बाकी दिन जा सकते हैं। तो ऐसे है कि सभी के लिए खुला है। ये नहीं है कि कोई गरीब जाएगा तो मना कर देंगे और अमीर जाएगा तो जाने देंगे, नहीं, यहाँ पे कोई भी जा सकता है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कभी भी जाओ। ये क्या है, इसमें संग्रह होता है। संग्रह क्या? संग्रहालय महत्वपूर्ण वस्तुएं एकत्रित करता है। जैसे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में डायनासोर की हड्डियाँ होती हैं, आर्ट म्यूज़ियम में पेंटिंग होती हैं, इतिहास म्यूज़ियम में पुराने सिक्के, हथियार होते हैं, तो ये सभी इसमें रखे जाते हैं।
ठीक है। आगे देखिए संरक्षण। संरक्षण कंजर्वेशन होता है, वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के लिए संग्रहालय उन्हें विशेष तापमान, रोशनी और देखभाल रखते हैं। ठीक है। संरक्षण में हमेशा उसको बचाने के लिए काम किया जाता है। भाई कि कोई मूर्ति है, कोई आभूषण है जो राजा का है, जो 1000 साल पुराना है या 500 साल पुराना है, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो तो अब क्या है, छूते ही ढेर हो जाएंगे, छूते ही मिट्टी बन सकते हैं, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए उनको बचाने के लिए उन्हें शीशे में रखा जाता है, लाइटनिंग दी जाती है, उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर दिया जाता है ताकि बचे रहें वो। आगे शोध। शोध क्या होता है भाई, किसी चीज़ पे शोध, भाई किसी पे रिसर्च कर रहे हैं हम। ठीक है। रिसर्च कैसे कर रहे हैं कि भाई देखो, अगर मान लो कोई हम बात करूँ, कोई भी उदाहरण मान लीजिए, आप किसी भी राजा की चीज़ का मान लीजिए, कोई डायनासोर की हड्डी है, उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि भाई ये कितने साल पुरानी होगी, ये किससे कैसा दिखता होगा, कैसा समझता होगा, कैसा खाता होगा, क्या करता होगा, उसके बारे में। तो ये रिसर्च है, शोध कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं। आगे संचार। देखिए ये प्रदर्शनी किताबों, शिक्षा कार्यक्रमों को और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी साझा करता है। अगर मान लीजिए किसी के बारे में, किसी ऐतिहासिक कोई घटित सामान है, घटना है, इनके बारे में बताना है, तो हम क्या कहते हैं, टीवी का, किताबों का इनका यूज़ करते हैं ताकि लोगों तक उसके बारे में पता चले। सरकारें काम करती रहती हैं, सरकारें ऐसी चीज़ें दिखाती रहती हैं ताकि जनता उनसे जुड़ सके। ठीक है। आगे देखिए प्रदर्शनी। प्रदर्शनी का मतलब होता है एग्जीबिशंस, यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे म्यूज़ियम्स की कुछ चीज़ों को कुछ विशेष दिनों पर, हो सकता है कि विशेष दिन हो या फिर अन्य कोई दिन भी हो सकता है, उस पर सरकार के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं। लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया इनके पास में, या अन्य कोई जगह भी हो सकती है। तो ये तो दिल्ली की हालात है, बाकी अन्य कोई जगह पे भी हो सकता है, चार मीनार हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, आप वहाँ पे कैंप लगा दिए जाते हैं, लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। लोग जाके किफ़ायती में, फ्री में होता है एक तरह से, आप जाओ आराम से देखो, समझो क्या है ये। तो उससे अगर आपको डीप जानना हो तो फिर आप वो जान लो, क्योंकि ये आपके मतलब कि ये हमारे देश के हित में लगाया जाता है कि देश में लोग इससे जुड़े, जाने समझे। ये म्यूज़ियम बनाए इसलिए जाते हैं। ठीक है। इसमें आगे है मूर्त और अमूर्त धरोहर। संग्रहालय न केवल वस्तुएं जैसे मूर्तियाँ, बल्कि परंपराएं, संगीत, नृत्य जैसी अमूर्त चीज़ों को भी संजोते हैं। जैसे यहाँ ब्रिटिश म्यूज़ियम में है कि ब्रिटिश म्यूज़ियम है जिसमें कि विश्व की विभिन्न सभ्यताओं के बारे में बताया गया है। ये लॉरेंस नाम से है, विश्व की प्रसिद्ध है, मोनालिसा नाम से चित्र यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। और स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट्स नाम से है, जो यूएसए में है, अमेरिका। ठीक है। वहाँ पर रिसर्च और शिक्षा हेतु समर्पित संग्रहालयों का समूह है। ठीक है, वहाँ पे ये रखे गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, जैसे कि अभी ये ब्रिटिश वाला है। ठीक है, ब्रिटिश वाला तो देखिए सीधा पता चलता है कि हर देश में, अधिकतर देशों में उसने राज किया है, तो वहाँ से जो भी मिला उसने सब कुछ ले जाके अपने म्यूज़ियम में रख लिया। तो यहाँ पे आपको सारे देशों के इतिहास आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ देश होंगे जिसके नहीं होगा, नहीं तो अधिकतर देशों का आपको इतिहास यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। आगे देखिए म्यूज़ियम। संग्रहालय विज्ञान है क्या? देखिए संग्रहालय विज्ञान यानी म्यूज़ियम का विज्ञान क्या है। भाई म्यूज़ियमोलॉजी हम यहाँ बाकी पढ़ते क्यों हैं, क्या समझने की ज़रूरत है। तो देखिए जो म्यूज़ियमोलॉजी होता है वो कि संग्रहालयों का अध्ययन म्यूजियोलॉजी संग्रहालयों का अध्ययन है। यह बताता है कि संग्रहालय कैसे काम करते हैं, उनका इतिहास क्या है और वे समाज में क्या भूमिका निभाते हैं। यह विषय संग्रहालयों के प्रबंधन, संरक्षण, व्याख्या और प्रदर्शनी की प्रक्रिया को समझाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि कैसे संग्रहालय समय के साथ बदलते हैं और समाज से संवाद करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि किसी संग्रहालय में यह निर्णय लेना कि कौन सी प्रदर्शनी लगाई जाए और किस समूह की आवाज़ उसमें शामिल हो, म्यूजियोलॉजी का हिस्सा है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको म्यूजियोलॉजी में आपको इस तरह का बताया जाता है, तरीका है एक तरह से कि किस तरह से म्यूज़ियम को चलाया जाएगा। यहाँ पे म्यूज़ियम को चलने के बारे में, जैसे क्या मान लो अगर आपको इतिहास के बारे में सीखना है तो आप इतिहास में जाते हैं, इतिहास के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपको अन्य किसी बारे में, मतलब कि किसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, है ना, हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं संस्कृत के लिए, आपको होटल मैनेजमेंट सीखना है तो आप होटल मैनेजमेंट की किताबों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है।
आपको अन्य कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप उसके बारे में किताबें पढ़ेंगे। ऐसे ही म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी भी एक तरह से कोर्स होती है, एक पढ़ाई होती है। आप इसे करते हैं तो इसके बाद में आप म्यूज़ियम में म्यूजियोलॉजी से मतलब कि म्यूज़ियम के बारे में जान पाते हैं, म्यूज़ियम में क्या होता क्या है। ठीक है, ये सभी हमें बताने वाला म्यूजियोलॉजी होता है। यहाँ पे आपके म्यूज़ियम के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एग्जांपल बताया इसमें कि प्रदर्शनी किसकी लगेगी, एग्जीबिशन किस चीज़ का होना चाहिए और उसमें क्या क्या लोग भूमिकाएँ होंगी। अब जैसे ये कैसे पता चलेगा आपको, आपको तब पता चलेगा ना कि आपको जब पता हो कि भाई ये संबंधित किससे है। आपको अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे प्रधानमंत्री की एग्जीबिशन चल रही है, प्रधानमंत्री की आज अभी प्रधानमंत्री का कोई दिवस आ रहा है या प्रधानमंत्री उससे रिलेटेड कुछ होने वाला है, तो आपको क्या पता होना चाहिए ना, इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रधानमंत्री आए, कितना क्या हुआ, सब कुछ ये, और उसके बारे से उसके संबंधित आपको वो जानकारी होगी। तो आप उसके रिलेटेड ही आपको म्यूज़ियम की कुछ जैसे कि पुराने प्रधानमंत्री की कुछ स्मृतियाँ हों उनकी, तो वो सब कुछ ला के आप सामने रखेंगे। तो ये ऐसे होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें औपनिवेशिक काल के बारे में समझा रखा है, कैसे औपनिवेशिक काल में भारत में म्यूज़ियम के कैसे बने होंगे, स्वतंत्रता कैसे हुई, स्वतंत्रता के बाद कैसे थी, सॉरी, तो उसमें हम समझेंगे। औपनिवेशिक युग में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तब भारत में संग्रहालयों की शुरुआत हुई। उस समय ब्रिटिश शासकों ने भारतीय इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों को जानने और दिखाने के लिए संग्रहालय बनाए। म्यूज़ियम बनाने के पीछे मकसद क्या था उनका, देखिए कि भारत की धरोहर हेरिटेज जो को इकट्ठा करना और दिखाना, जनता को शिक्षित करना, यूरोपीय लोगों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखाना और देना, और समाज की शक्ति दिखाना, समाज की शक्ति क्या है, ये सभी उनके काम थे। ये उद्देश्य मान सकते हैं, उद्देश्य ये तो हमें परमानेंट पक्का नहीं कह सकते कि यही होंगे। देखिए अमेरिका, अगर मैं बात करूं कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम बनाने के बारे में सोचा क्यों, रेल बनाने के बारे में भी सोचा। देखिए रेल बनाने का इसलिए सोचा कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान ले जाने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने अपना एक आइडिया बनाया कि नहीं, हम ऐसे करते हैं कि रेल बना लेते, रेल का इंतज़ाम करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे देश में चल रही है वो रेल का इंतज़ाम करो यहाँ पे, और उससे क्या होगा कि हमारे देश में जो रेल चल रही है वो ही यहाँ पे चलने लग जाएगी, और उससे फ़ायदा ये रहेगा कि हमें सामान ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और इनका तो है ही, तो इनका थोड़ा बहुत तो फ़ायदा इनका भी हो जाएगा, या अधिकतर फ़ायदा हमारा होगा। उसमें अधिकतर अंग्रेज़ लोग बैठते थे, भारतीयों को बहुत कम था उसमें चांस बैठने का, भाई अमीर लोग थे वही बैठ पाते थे, गरीब तो नहीं बैठ सकता। ये रेल का था। वैसे ही हमारे यहाँ पे म्यूज़ियम का भी रोल था। इन्होंने सबसे पहला म्यूज़ियम जो 1814 में बनाया गया, कोलकाता में बनाया गया। अब कोलकाता में इसलिए बनाया क्योंकि समुद्र पास में था, अब वहाँ से इनका ज़्यादातर आना जाना भी था, बंदरगाह वगैरह वहीं बना रखे थे, तो वहाँ से इनका आना जाना बढ़िया था। तो वहीं पे इन्होंने क्या करा, सारे देश के हमारे जो कीमती चीज़ें थी उन सभी को कोलकाता में ले जा के रख दिया। वहाँ से इन्होंने धीरे धीरे अपना नाव में, कोलकाता में ले जाने के बाद में वहाँ से सीधा नाव में डाला, और नाव में डालने के बाद में चलो भाई ले गए अपने देश में। ये इनका कारण था। ठीक है, तो इन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चले। ये तो इनके नकारात्मक पॉइंट है भाई कि ले जाने के लिए। बाकी ये जो पद्धति है ये अंग्रेज़ी पद्धति है, भारत की पद्धति नहीं है। भारत की पद्धति में कभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पे ला के रख दी जाए, है ना, और उसको दिखाया जाए, संभाला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में उसको से जो जहाँ है वो वहीं रहे, हम उसको बदलते रहते हैं कि मूर्ति को टूट गई तो मूर्ति दूसरी रख दी। ठीक है, आभूषण टूट गए तो कुछ हो गया, बदल गया, उनको बदल दिया। ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे कोई ख़ास नहीं है, पर ये थोड़ा कम गलत भी है क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे हेरिटेज हैं जो कि दब चुके हैं, मिलते नहीं हैं। ये हमारी भी थोड़ी गलती है, पर ये अंग्रेज़ों से हमने थोड़ा चीज़ थोड़ा सीखा बस, बाकी अन्य तो वो हमसे लूटने आए थे यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए, भारत का पहला संग्रहालय कहाँ है, इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। कोलकाता जो स्थापित है 1814 में स्थापित हुआ था। ये एशियाटिक सोसाइटी द्वारा बनाया गया था, और बताया ना कि ये अंग्रेज़ों का था। यहाँ पर आर्कियोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री, आर्टिफैक्ट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट रखे गए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पुराने जो सारे सामान हैं, आर्ट से रिलेटेड हो या नेचुरल हो, हिस्ट्री हो, नेचर से
रिलेटेड हो या आर्कोलॉजी से रिलेटेड हो, यानी कि पुरानी मिट्टी वगैरह के बारे में, पेड़ वगैरह के बारे में, या फिर हम बात कर सकते हैं वहाँ के मटकों वगैरह के बारे में, इनके बारे में, तो वहाँ पे सब कुछ है आपका, ठीक है। उदाहरण के लिए इस संग्रहालय में आप बुद्ध की मूर्तियाँ, प्राचीन सिक्के और जीवाश्म देख सकते हैं। आपको यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिल सकती हैं जो, ठीक है। और ये जो आपको म्यूज़ियम दिख रहा है सामने, ये पूरा म्यूज़ियम वहीं का है, ये पूरी वहीं से फ़ोटो ली गई है, ठीक है। इसमें आप अगर वहाँ पे रहते हैं तो आप जाइए, देखिए ज़रूर इसे, ठीक है। कुछ और अन्य म्यूज़ियम भी हैं जिनके बारे में थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी हो जाता है कि पेपर में पूरा आएगा। अगर आप इसे थोड़ा सा एक वन शॉट में आप थोड़ा देख लेते हैं या फिर कहीं गूगल पे जाके अगर सर्च कर लेते हैं तो आपको थोड़ी जानकारी इसके अंदर अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। मद्रास म्यूज़ियम है, मद्रास म्यूज़ियम, इसमें क्या है कि 1851 में बना था, ठीक है। आप देख सकते हैं जितने भी आज़ादी से पहले बन रहे हैं अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूज़ियम नाम से, ये क्या है, ये मुंबई में है और 1855 में बनाया गया था। ये लोहरे म्यूज़ियम नाम से है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। लोहरे नहीं है, लाहौर है। लाहौर म्यूज़ियम है जो 1856 में 65 में बनाया गया था, 65 में बनाया गया था। और ये दूसरा है प्रिंस वेल्स म्यूज़ियम नाम से, ये अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूज़ियम मुंबई में बना हुआ है, ठीक है। इन सभी संग्रहालयों में भारतीय कला, हथियार, चित्रकला, कपड़े, आभूषण आदि प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। ये है इसमें, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम। आगे देखिए इसमें औपनिवेशिक युग की खासियत बताई गई है थोड़ी सी। स्वतंत्रता के बाद संग्रहालयों में क्या बदलाव आए, तो देखिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब संग्रहालय केवल ब्रिटिश दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारतीय दृष्टिकोण से विकसित होने लगे। अब सीधी सी बात है, जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो भारत के हो जाएंगे ना संग्रहालय, तो भारत के अनुसार चलने लग गया। वो कहना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट फोकस, स्वतंत्रता के बाद के लक्ष्य क्या कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देना, पहला हमारा राष्ट्रीय में अपनी पहचान को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, लोक कला, आदिवासी संस्कृति को दर्शाना, शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, समावेशी संग्रहालय बनाना जहाँ पर वर्ग की संस्कृति हो, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे वर्ग के बारे में पता चला है, ऐसी संस्कृतियाँ पर चले, ठीक है। जैसे कि नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, सालार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद, निजी संग्रह से बना बड़ा संग्रहालय। ये क्या, निजी संग्रह मतलब कि खुद ने पैसे दिए हैं, लोगों ने अपने पैसे मिलाकर ऐसी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। यह है त्रिबाल म्यूज़ियम, भोपाल में है, आदिवासी जीवन और कला पर आधारित है, ठीक है। न्यू म्यूज़ियम क्या होता है, देखिए न्यू म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। न्यू म्यूज़ियम क्या है कि समुदाय भागीदारी, इसमें क्या है, संग्रहालय अब जनता की भागीदारी से बनते हैं, स्थानीय लोगों की कहानियाँ, दृष्टिकोण और अनुभव भी शामिल होते हैं। इसमें क्या होता है कि नए दृष्टिकोण वाले म्यूज़ियम होते हैं, नए दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं। थोड़ा देख लीजिए, फिर से बताता हूँ थोड़ा। ये डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण, संग्रहालय अब केवल शिक्षा देने वाले संस्थान नहीं बल्कि संवाद, बहस और सामाजिक जुड़ाव के केंद्र भी हुए हैं। समावेशिता, संग्रहालय अब दिव्यांगों, भाषाई विविधता और सभी समुदायों के लिए बहुत योग्य बनाए जाते हैं। बहुविषयक दृष्टिकोण, इसमें इनका दृष्टिकोण बहुत बड़ा होता है। संग्रहालय में अब इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र आदि के मिले जुले दृष्टिकोणों से वस्तुओं को समझा जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व और एक्टिविज्म, संग्रहालय अब सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। नैतिकता और मुक्तिकरण, संग्रहालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह चोरी की गई सांस्कृतिक वस्तुएं उनके असली मालिक देशों को लौटाए, यह उनका काम होता है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग, संग्रहालय अब वर्चुअल टूर, डिजिटल कलेक्शन
और सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों से जुड़ते हैं। लचीला और उत्तरदायी डिज़ाइन। अब संग्रहालयों में गैलरीज़ को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उन्हें बदला जा सके और ज़्यादा संवादात्मक बनाया जा सके। यानी कि उसमें डिजिटली अब देखिए स्क्रीन वगैरह लगा दी गई है। आप वहाँ देखते हैं कि उसमें लिफ्टिंग वगैरह कर दी गई है, थोड़ी सी अलग दिखाने की लाइटिंग वगैरह कर दी गई है, साउंड इफेक्ट डाल दिए गए हैं थोड़े से, जिससे लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ आने लगे, थोड़ा रियल ज़्यादा लगने लगे, उस चीज़ों से वो उसी टाइम पीरियड में जा सकें, ऐसा लगे उन्हें। संक्षेप में समझो, नव संग्रहालय विज्ञान ये सोच है कि संग्रहालय सिर्फ वस्तुएं दिखाने की जगह नहीं, बल्कि समाज के सवालों पर बात करने, विविधताओं को अपनाने और लोगों से जुड़ने के प्लेटफॉर्म होने चाहिए। यह उन्हें 21वीं सदी में अधिक प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि न्यू म्यूज़ियम का मतलब है कि न्यू म्यूज़ियम से मतलब ये नहीं है कि नया कोई म्यूज़ियम बना देगा, नहीं। यहाँ पे बात की गई है कि ये म्यूज़ियम की सोच अलग है। पहले की म्यूज़ियम की सोच होती थी सिर्फ कि लोगों को पुरानी चीज़ों से जोड़ना, कुछ सिखाना। ये इनकी सोच थोड़ी अलग है। यहाँ पर लोगों को विविधताओं से इनके बारे में थोड़ी जानकारी होती है कि भाई ये है क्या, समझना। इनमें क्या होता है कि आप देखिए इनमें ना, अब ये नहीं है कि आप इसमें पुरानी चीज़ों से चल रहे हैं, नहीं, आधारित तो नहीं है। अब इसमें क्या है, आप सवाल पूछ सकते हो। जैसे कि अब म्यूज़ियम से रिलेटेड कोई लोग होते हैं, म्यूज़ियम के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर उसके विख्यात होते हैं, अगर आप उनसे वो आते हैं, उनके साथ में ना पॉडकास्ट वगैरह भी होते हैं, उनके साथ में लाइव लोग बैठते हैं, सवाल होते हैं उनके लोगों के, तो उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे समझते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ तो कैसे हुआ, सब कुछ समझते हैं, उनसे ऐसे पूछते हैं, लाइव क्वेश्चन चलते हैं, तो वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थी। अब हम आगे यूनिट 2 को कंप्लीट करेंगे। देखिए आगे जो है यूनिट टू में संग्रहालयों के विभिन्न कार्यों के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसके थोड़े जो इम्पोर्टेंट काम है उसके लिए हमें है कि संग्रहालय एक ऐसा संस्थान है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक या कलात्मक महत्व की वस्तुओं को एकत्रित करता है, संरक्षित करता है, दस्तावेज करता है और प्रदर्शित करता है। उसके मुख्य 4 कार्य हैं: संग्रह, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रदर्शन। देखिए यहाँ पर ना मुख्य रूप से बात की गई है कि जो संग्रहालय होते हैं, संग्रहालय का असल में जो म्यूज़ियम्स होते हैं, म्यूज़ियम्स के बारे में बात की गई है कि म्यूज़ियम्स का काम क्या है, म्यूज़ियम्स के कार्य क्या क्या होते हैं। भाई देखा जाए तो देखिए म्यूज़ियम का हमको ये पता ही है कि म्यूज़ियम का काम होता है कि भाई उन चीज़ों को एक जगह पे रखना, एक जगह मतलब म्यूज़ियम में रखना, और फिर उन्हें संरक्षित करना, लोगों को उससे जोड़ना, दिखाना, समझाना। ये इनका म्यूज़ियम का एक तरह से उद्देश्य होता है। ठीक है, ताकि लोग उनसे समझ सके, जुड़ सके, अपनी संस्कृति को समझ सके, क्या है इनकी संस्कृति, या अपने देश की डाइवर्सिटी को बता सके। तो ये होता है इनका काम, संग्रहालयों का। पर हमें मेन काम होता क्या है, तो देखिए इसमें संग्रह होता है, दस्तावेजीकरण होता है, संरक्षण होता है और प्रदर्शनी होता है। संग्रह का मतलब कलेक्शन, एक जगह पर लाना। दस्तावेजीकरण यानी उनका परमानेंट, एक तरह से कागज़ी रूप से, ऑनलाइन भी देख सकते हैं हम कि ऑनलाइन भी उनको अपडेट कर देना कि भाई जैसे कि कोई नई चीज़ आ गई, म्यूज़ियम में नई चीज़ रखी गई है, कोई राजा का हो गया हो या फिर कोई सभ्यता से रिलेटेड हो गया, या कोई आभूषण हो गया, कोई मूर्ति हो गई रखी गई है, तो उसके बारे में लाइव अपडेट कर देना या कागज़ों में भी लिख देना, जिससे कि उसके बारे में पक्के सबूत हो जाएँ। संरक्षण करना, उसको सुरक्षित करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, उन तरीक़ों को अपनाना। प्रदर्शनी, उसको लोगों से जोड़ने के लिए लोगों आसपास में एग्जीबिशंस रखना। ठीक है, जैसे गहने जेवरात हो गए, राजा की कोई तलवार हो गई, वो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाया गया है, उसको देख सकते हैं। आगे हम संग्रह के बारे में समझते हैं। संग्रह का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं को इकट्ठा करना। ये वस्तुएं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक या कलात्मक मूल्य की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी पुरातात्विक स्थल से मिली मूर्तियाँ, सिक्के, औजार आदि संग्रह में लाए जाते हैं। एक जीवाश्म या पेंटिंग को संग्रह में शामिल किया जाता है। प्रभाव: संग्रहालय की नींव होती है। इसके बिना संग्रहालय में कोई भी सामग्री ही नहीं होगी जिसे दिखाया जाए। देखिए अगर मान लीजिए आप कलेक्शन नहीं करेंगे, आप संग्रह नहीं करेंगे, तो संग्रहालय में होगा क्या?
संग्रहालय में कुछ भी नहीं है। संग्रहालय में संग्रह किया जाता है, चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है भाई, ये कहाँ से कैसे क्या क्या ले जा रहा है, उन सभी को लाकर फिर आप देख सकते हैं कि उसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्री किया जा रहा है लोगों की चीज़ों को, भाई कितनी चीज़ें मिली। अगर मैं बात करूँ जैसे कोई खुदाई हुई, खुदाई में कौन सी चीज़ें कितनी मिली, कितनी मूर्तियाँ मिली, कितने आभूषण मिले, कितने मटके मिले, कितने। अब जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि ड्रेसल 20 नाम से, यानी कि रोमन साम्राज्य के टाइम पे ऐसे में क्या था वहाँ पे मेसोपोटामिया के टाइम पे क्या था कि वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे 20 घड़े मिले थे, तो उसको जगह का नाम रखा गया था ड्रेसल 20, क्योंकि ड्रेसल मतलब वहाँ के जिसने खुदाई वगैरह करवाई थी उसका नाम था, तो ड्रेसल उनका नाम था और 20 वहाँ पे मटके मिले थे, तो उसके लिए ड्रेसल 20 नाम रख दिया गया। तो देखिए 20 अभी रखा गया, इसका मतलब क्या था, दस्तावेजीकरण के ऊपर था कि भाई उनको लिखा गया इसी प्रकार से लिखा चले जाता है, क्योंकि वो हमें उसके बारे में याद रहे या फिर उसके बारे में हम पता कर सकें। और ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या है, दस्तावेजीकरण का मतलब है संग्रह की गई वस्तुओं की पूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना। ये मैनुअल, डिजिटल या फोटोग्राफी के तरीके से भी हो सकता है। मैनुअल हाथ से लिखकर या फॉर्म भरकर वस्तुओं की जानकारी दर्ज करना, जैसे एक नोटबुक में वस्तु का नाम, प्राप्ति की तिथि, स्रोत आदि लिखना। डिजिटल, कंप्यूटर पर वस्तु का डेटा स्टोर करना, जैसे शीट म्यूजियम सॉफ्टवेयर जैसे जिसमें एंट्री करना। फोटोग्राफी, वस्तु की तस्वीर लेना और उसे फाइल के साथ जोड़ना ताकि वस्तु की पहचान और समझ आसान हो सके। उदाहरण, एक पुरानी तलवार का फ़ोटो लेकर उसका विवरण बस कंप्यूटर में सेव किया जाए। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि संग्रह की वस्तुएं व्यवस्थित, ट्रेस योग्य और रिसर्च के लिए तैयार हैं। ठीक है, संरक्षण के बारे में देख लीजिए। संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब है संग्रह की गई वस्तुओं को ख़राब होने से बचाना और उनकी उम्र बढ़ाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कोई वस्तु है जैसे कि अब जैसे मान लो बोध जी की है, बोध है ना, उनकी मूर्तियाँ हैं जो सांची के टाइम पे मिली, अमरावती पे मिली, ऐसे अन्य और भी उसके मंदिर वगैरह या उनके स्तूप हैं वहाँ मिले। तो वहाँ पर क्या था, ये हालात ख़राब थे, लोगों ने तोड़ दिया था कुछ में क्या था, बारिश की, हवा की और धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये ख़राब होती जा रही थी। अब इनको वहाँ जब रखा गया म्यूजियम्स में तो वहाँ पर इनके हालात को थोड़ा सुधारा गया। वहाँ पे इस तरह की लाइट दी जाती है ताकि लाइट भी क्या होती है, अगर वहाँ जाएंगे तो आप लाइट देंगे, पीसफुली लाइट होती है, आप आराम से वो टेम्परेचर को फॉलो करती हैं, टेम्परेचर कम होता है और हवा वगैरह का इनका एसी वगैरह थोड़ा इस तरह की चलती है कि वहाँ पे मूर्तियों को नुकसान ना हो। और एक बार में उनके प्रोटेक्शन के लिए इनकी सफाई होती रहती है ताकि लोग, अब क्या हो कि लोग इन्हें अधिकतर बने रहें और ख़राब भी ना हो। ठीक है, इसलिए अब देखिए प्रदर्शनी का मतलब होता है एग्जीबिशन जो करवाए जाते हैं। इसमें परिभाषा कि प्रदर्शनी का अर्थ है वस्तुओं को इस तरह सजाना कि दर्शक उन्हें देख सकें और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। प्रकार कि इसमें क्या है कि इसमें स्थायित्व होता है। संग्रह में ये लंबे समय तक के लिए लगाई गई प्रदर्शनी है, जैसे कि एक हॉल में केवल मुगल काल की वस्तुएं प्रदर्शित करना। अस्थायी भी होती है प्रदर्शनी। कैसी होती हैं, विशेष अवसर पर सीमित समय के लिए लगाई गई प्रदर्शनी, जैसे स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता के सेनानियों की वस्तुओं को प्रदर्शित करना। ठीक है, इंटरैक्टिव डिस्प्ले पर होती है, जिसमें दर्शक वीडियो स्क्रीनिंग मॉडल आदि से खुद जानकारी ले सकते हैं। एक डिजिटल स्क्रीन पर दर्शक किसी मूर्ति को 360 डिग्री तक घुमा कर देख सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ समय पहले, अभी एक महीना ही हुआ है कि मैं हमारे नेशनल म्यूज़ियम की तरफ गया, तो नेशनल म्यूज़ियम में ये था कि वहाँ पे डिस्प्ले लगी हुई थी, प्रॉपर एक डिस्प्ले। तो अब डिस्प्ले में अगर जाते हैं तो डिस्प्ले में पूरा यूँ डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में है ना, अगर आपने मान लो यहाँ टच कर दिया किसी रानी के, राजा के, कहीं भी टच कर दिया उसने, तो उसको पूरी तरीके से समझाएगा भाई कहाँ का है, किस शासन का है, किस टाइम पीरियड का है, सब कुछ समझाएगा। तो ये होता है इसका, इतना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा भी बहुत आया था मुझे तो। ठीक है, वहाँ आप ज़रूर जाएँ, ज़रूर देखेंगे आपको। और निवारक्षक क्या होता है, निवारक्षक संरक्षण क्या होता है कि देखिए इसमें रोकथामी भी होती है संरक्षण में। रोकथाम का मतलब यह निवारक्षक दोनों है, पहले समझ लो। इसमें देखो ये परिभाषा है, निवारक्षक संरक्षण संग्रह की वस्तुएं जैसे कि मूर्तियाँ, चित्र, पांडुलिपियाँ आदि को भविष्य में होने वाली क्षति से
पहले ही बचाने की प्रक्रिया है। इसमें वस्तु को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों को पहले से पहचानकर उन्हें नियंत्रित या समाप्त करने पर ध्यान दिया जाता है ताकि वस्तु की मूल स्थिति बनी रहे। उदाहरण, तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करना ताकि वस्तु फफूंदी या सड़ने से बचे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, निवारक्षक का मतलब कि ऐसा रक्षण या सुरक्षा करना जो कि ताकि वो वस्तु जो ख़राब हो रही है या ख़राब हो सकती है उसे बचाया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कपड़ों की बात करूँ कि अगर मान लो हमारे कल्चर से रिलेटेड अभी के जो कपड़े हैं, वो कपड़े आज तो हैं 10 साल तक भी ऐसे रह सकते हैं, परंतु एक समय के बाद में वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो उन्हें बचाया जा सके, उन्हें रखा जा सके, इसलिए उनको इस तरह के टेम्परेचर या इस तरह के सामान, उस तरह की चीज़ें प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि वो बचे रहें। ठीक है, वो चीज़ें कुछ आपने देखे होंगे कंकाल होते हैं। अब कंकाल तो कंकाल का क्या है कि कंकाल धीरे धीरे ख़राब होना, गलना शुरू हो जाता है, परंतु बचे हुए हैं अभी भी। आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो क्यों? क्योंकि उन्हें इस तरह की वेदर दिया गया है, इस तरह का उन्हें सिचुएशन दी गई है कि वो बचे हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, प्रदर्शनी कक्ष में यूवी लाइट फिल्टर लगाना ताकि रंग फीके न पड़े। वस्तु को कीड़ों और धूल से बचाने के लिए कांच के बॉक्स में रखना। संग्रहालय स्टाफ को वस्तुओं को छूने या संभालने के लिए दस्ताने पहनाना, ये सभी ज़रूरी होता है। मुख्य बिंदु यह मरम्मत नहीं है बल्कि नुकसान को रोकने की तैयारी है। इसका उद्देश्य होता है बचाव, पहले इलाज बाद में ना करना पड़े। यह संरक्षण का सबसे सुरक्षित और सस्ता तरीका माना जाता है। कहते हैं ना कि उपचार करना, वही उपचार किया जाता है। उपचार से अच्छा है बचाव करना, वह उपचार से अच्छा होता है बचाव करना। आप उपचार करोगे उसमें बहुत टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, आप बचाव कर लो अपना, वो ज़रूरी होता है। यही है इसकी थीम पर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ से आपका क्वेश्चन चालू हो गए जो PYQ में आ रखे हैं, वो करवाता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम का परिचय देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद, यह है ICOM, एक वैश्विक संस्था है जो संग्रहालयों और संग्रहालय पेशेवरों के हितों की रक्षा, विकास और मार्गदर्शन के लिए कार्य करती है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य संग्रहालय के संरक्षण, विकास और संचालन में सहायता करता है। दूसरा, संग्रहालय पेशेवरों के लिए मानदंड और नैतिक दिशा निर्देश बनाना। तीसरा, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। संग्रहालय के बीच ज्ञान, अनुभव, देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं संग्रहालयों के बीच में ज्ञान, अनुभव और शोध का आदान प्रदान करना, जैसे कि तो इसमें आदान प्रदान की बात होती है। देखिए संग्रहालय का जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, इसका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय का जो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, क्या काम करना क्या क्या है कि भाई इसको ना क्या है कि जो भी स्टेट हो गए, स्टेट के बारे में आते हैं आपके नेशनल म्यूजियम्स। तो नेशनल म्यूजियम्स में क्या होता है कि आपकी स्टेट की जितनी भी चीज़ होती है नेशनल म्यूजियम में रखी जाती हैं। अब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स होती, ये एक संस्था है, ये क्या करती है कि जितने भी स्टेट नेशनल म्यूजियम्स होते हैं इनमें जो भी हो रहा है, घटित हो रहा है, सामान हो रहा है, या उनसे रिलेटेड कोई कानून बनाना है, नियम बनाने हैं, कुछ और करना है, तो उसमें रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह हो, सब कुछ इससे संचालित होती है, इससे शुरुआत होती है। ये करता है वो सारा काम, संभालने का काम ये करता है सभी देशों के लिए, सभी देशों में जो भी म्यूजियम्स हैं उनके लिए काम करता है ये तरह। ठीक है, ये उनका मतलब मान लीजिए एक तरह से सुपरवाइज़र है। ठीक है, ये मान लो। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण योगदान क्या क्या है इसके। संग्रहालय की परिभाषा निर्धारित करना। ICOM समय समय पर संग्रहालय की परिभाषा को अद्यतन करता रहता है। उदाहरण के लिए 2022 में ICOM ने संग्रहालय को एक स्थायी गैर लाभकारी संस्था के रूप में परिभाषित किया जो विविधता, समावेश और शिक्षा को बढ़ावा देती है। आगे है कि ICOM कोड ऑफ इथिक, ये संग्रहालय पेशेवरों के लिए नैतिक दिशा निर्देश तय करता है, जैसे चोरी की वस्तुएं ना खरीदना, वस्तु की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना इत्यादि। आगे इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष ICOM द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य आम जनता को संग्रहालयों के महत्व से परिचित कराना है। भारत में इसका क्या महत्व है? देखिए ICOM इंडिया के
इंडिया यानी भारत के संग्रहालय और पेशेवरों को वैश्विक मंच से जोड़ने का काम करता है। यह भारतीय संग्रहालयों को संरक्षण, डिजिटलीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करता है। अधिग्रहण क्या है? अधिग्रहण का मतलब होता है कि किस प्रकार से म्यूजियम्स अपने अंदर संग्रह की सूची बनाते हैं, यानी कि किस प्रकार से अपने अंदर सामान लाते हैं, ये कैसे अपने आप को एक कलेक्शन करते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, इसको समझने का तरीका है ये भाई, किस प्रकार से करते हैं। कुछ विधियाँ हैं, कुछ तरीके हैं ऐसे जिनमें करते हैं ये। देखिए मुख्य अधिग्रहण के तरीके क्या क्या हैं कि ये क्या करते हैं, पहले तो परचेस कर यानी खरीद कर भी बहुत सी चीज़ें हैं कि खरीद कर ये सामान लाते हैं, उन्हें रख लेते हैं। जैसे किसी निजी संग्रहकर्ता द्वारा 50 क्या है ये 50 लाख आसपास में पेंटिंग खरीदते हैं। ठीक है, हमारे 50,000 के आसपास पेंटिंग खरीद ली गई। ऐसे अन्य भी हो सकते हैं कि जैसे मूर्तियाँ खरीद ली, ठीक है, कोई दूसरे देश से मूर्तियाँ खरीद लाया है, उन सभी को ला के अपने म्यूज़ियम में रख लिया। ये काम भी म्यूज़ियम का होता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? ये संग्रह में विशेष वस्तुओं को जोड़ने का सीधा और त्वरित तरीका होता है। ठीक है, आगे है दान से भी क्या होता है, इसमें संग्रह को बढ़ाया जा सकता है। कोई अगर मान लीजिए कोई सोच रहा है कि नहीं भाई जैसे कोई है, मान लीजिए कि कोई राजा के परिवार से है, उन राजा के परिवार से हैं तो उनके पास में प्रॉपर्टी पूरी है। अब मान लीजिए उनको कुछ अपने दादा परदादा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई राजा के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो अगर वो चाहें तो उसको वो संग्रहालय को दे देते हैं या अपने घर को दे देते हैं, कभी बंगलों को वगैरह को दे देते हैं संग्रहालय को, ताकि वो उनकी सुरक्षा हो सके। ये भी कुछ लोग होते हैं ना कि अपने उन चीज़ों को वो सुरक्षित नहीं कर सकते, संरक्षित नहीं कर सकते, कंजर्वेशन में नहीं ला सकते, तो क्या करते हैं वो संग्रहालय को दे देते हैं। संग्रहालय उनकी सुरक्षा रखते हैं और लोग उनसे जुड़ पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, ये भी काम होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इधर आता सर्वेक्षण में क्या होता है, खोज उत्खनन जैसी चीज़ें। हम खोद कर उत्खनन कर भी हम क्या करते हैं, हम उसमें कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं, अपने कलेक्शन को। इसमें परिभाषा पुरातात्विक स्थलों में खुदाई या खोज के माध्यम से वस्तुओं को प्राप्त करना। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से खुदाई से प्राप्त एक मोहर को राष्ट्रीय संग्रहालय में लाया गया था। महत्व क्या है, ये वस्तुएं ऐतिहासिक शोध और विरासत का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। और दूसरा आता है 5वां कि वसीयतनामा। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में यह घोषित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद कोई वस्तु संग्रह को मिल जाए तो उसको कहते हैं विरासतनामा। इसका क्या उदाहरण क्या है, किसी कलाकार ने अपनी पेंटिंग की पूरी श्रृंखला अपनी वसीयत में संग्रह को सौंप दी, तो ये भी आ गया। ठीक है, आगे देखिए इसमें सरकारी स्थानांतरण होता है कुछ कि परिभाषा सरकारी विभाग या अन्य संस्थान संग्रह को वस्तुएं स्थानांतरित करते हैं। उदाहरण पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई में मिली वस्तुएं राष्ट्रीय संग्रहालय को सौंपी गई। महत्व क्या है, ये विधिक और संरक्षित स्रोत में वस्तुएं प्राप्त करने का तरीका है। यहाँ पे क्या है, आपको देखो ये विभिन्न तरीके मिले ना, ये 6 के 6 तरीके, ये तरीके होते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं परंतु मुख्य रूप से 6 हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं, म्यूजियम्स में ना ऐसे ही अपने अंदर सामान को बढ़ाते हैं, ऐसे उनको सामान मिलते हैं या वो ख़रीदते हैं या उनको दान दे दिया जाता है या फिर खोज परख कर यानी खुदाई वगैरह करके भी हम उस चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, ये इनका काम होता है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब एक खोज पर जाकर। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाएँ, वहाँ पर आपको ये फ्री PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके जो पेपर है वो सैक का है, जिसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मेरे अनुसार, तो मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी है। आप इसको एक बार और देख लें, अगर आपको याद करना है तो आपको याद भी हो जाएगा। और आप इसको देख के चले जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। आपको शॉर्ट में क्वेश्चन बताने का प्रयास है, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। 1 घंटे का पेपर रहेगा तो 1 घंटे में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।